गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे। कल की क्लास में हमने देखा था ग्लैम्सेज ऑफ पास्ट, अतीत की झलकियाँ, अर्थात हमारा जो इतिहास है उसके बारे में हम कुछ पिक्टोरियल यानी चित्रात्मक माध्यम से, दिस चैप्टर इज द बिल्कुल पिक्टोरियल है। आई सीन योर बुक्स। देखिए, पहले इस स्टैंजा में हमने मार्टियर्स के बारे में पढ़ा, दूसरी द कंपनीज कॉन्सिक्वेंसीज के बारे में पढ़ा। आप लोगों को दिख रहा होगा, ये इसमें डायग्राम बना हुआ है। ये इधर हमारे राजा महाराजाओं की पिक्चर्स दिख रही हैं। ये हमारे ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध की स्थितियाँ दिख रही है। ये अलग अलग प्रकार के जो दृश्य हैं, लोग किस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं, किस प्रकार हमारे लीडर्स बात कर रहे हैं, वो सारे इन इतिहास के पन्नों के माध्यम से, इन झलकियों के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। अब देखना, सबसे पहले मैंने ये सब इसकी जो टेक्स्ट है क्रमबद्ध तरीके से, उसको यहाँ 2.3 तक, यानी हमने पहले ये पढ़ लिया था कि पहला पॉइंट जो ये था द मार्टियर्स, शहीदों को लेकर के एज ए फंक्शन ऑफ दिल्ली, कि दिल्ली के अंदर एक फंक्शन हुआ था जिसमें लता मंगेशकर ने ये गाना गाया था कि ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं जरा उनकी याद करो कुर्बानी। ये बातें इसमें, और इसका बिफोर जो चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बातें हमारे सामने आने वाली थी, वो बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। और इसके बाद हम देख पा रहे हैं इसमें 2.3 से, तो 2 पॉइंट में हमने ये देखा था, 2 पॉइंट के अंदर पहली जो बात थी वो ये थी विद द सुपीरियर वेपन्स, यानी अपने श्रेष्ठ हथियारों के माध्यम से, विद द सुपीरियर वेपन्स, श्रेष्ठ हथियारों के माध्यम से द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने हमारे जो क्षेत्र हैं उनके ऊपर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया था। एक्सटेंडिंग पावर इन 8th सेंचुरी इन इंडिया, 18वीं शताब्दी के अंदर वो अपनी जो शक्तियां हैं उसको बढ़ा रही थी, यानी ये बात हमने पढ़ी थी। और इसके अलावा एक लाइन ये पढ़ी थी, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, भारतीय जो राजकुमार थे, जो राजा थे, जो महाराजा थे, वो अल्पदृष्टा थे, छोटी सोच रखते थे, तत्कालीन लाभ पर उन्होंने ध्यान दिया। वो उन्होंने इस राजनीतिक दृष्टिकोण से इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होने वाले हैं। इसलिए हमने एक लाइन लिखी कि इंडियन प्रिंसेस आर शॉर्ट साइंड, यानी अल्पदृष्टा थे। उसके बाद में लिखा द अपस्टार्ट्स राजा एंड कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स एंड दे विल हेल्प टू द डिफीट देम। अब जो भी राजा थोड़ा सा दूसरे राजा को दबाना चाहता था, एक इंडियन दूसरे इंडियन से फाइट करने के लिए अंग्रेज व्यापारियों की सहायता लेने लगा, और वो उनकी चापलूसी का फायदा लेकर के अपने पक्ष के राजाओं को बिठा बिठा करके धीरे धीरे भारत को एक गुलामी की जंजीरों में जकेट दिया। किस प्रकार हम गुलाम बनते गए अंग्रेजों की। पहले हम मुगलों के गुलाम थे, उससे पहले राजपूत शासक हुआ करते थे, उनकी लड़ाई का फायदा मुगल शासकों ने उठाया था। और मुगलों के बाद जैसे ही मुगलों की सत्ता है वो कमजोर होने लगी, तो ब्रिटिश व्यापारी जो हैं, डच व्यापारी जो हैं, पुर्तगाली जो हैं, अलग यूरोपीय देशों के मर्चेंट्स व्यापारी यहाँ आने लगे, उन्होंने यहाँ व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। और अब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो देखिए द राइवल्स, राइवलरीज यानी प्रतिद्वंदी, क्या होता है, द राइवलरीज हैव द ईस्ट इंडिया कंपनी, द राइवलरीज, राइवलरीज यानी प्रतिद्वंदी, हेल्प्ड सहायता करी, द ईस्ट इंडिया कंपनी, अर्थात जो भारत में काम करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी, व्यापार करने के लिए आई थी, उसकी सहायता करी। एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, सबड्यू यानी हराना, सबड्यू यानी हराना, इट इज इजीली, ये उसके लिए आसान हो गया, सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, एक एक करके ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय राजकुमारों को हरा रही थी, परास्त कर रही थी, उनके ऊपर अपना आधिपत्य जमा रही थी, या उनके ऊपर जो कॉलोनीज है, औपनिवेशिक सत्ता है, वो स्थापित कर रही थी। तो पहली लाइन के अंदर क्या मीनिंग आ रहा है, द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हमारी प्रतिद्वंदी है उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता करी। इट इज इजी, जिससे बहुत आसान हो गया, सबड्यू यानी हराना, इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, भारतीय राजकुमारों को एक एक करके हराना बहुत ही आसान हो गया। अब देखिए 2.4, इसकी अगली लाइन हम देखेंगे, एज फार सीइंग रूलर्स लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। जैसा कि हम लोगों ने देखा, या जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एज फार सीइंग रूलर्स यानी दूरदृष्टि रखने वाले जो रूलर थे, जो शासक थे, लाइक ब्रेव टीपू, बहादुर टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर, यानी मैसूर के महान टीपू सुल्तान
फॉर द ब्रिटिश स्टिल, वह अंग्रेजों से तब तक लड़ता रहा, ही डाइड फाइटिंग, जब तक वह लड़ते लड़ते शहीद नहीं हो गया, मृत्यु को प्राप्त नहीं हो गया, तब तक वह अंग्रेजी सेनाओं से लड़ता रहा, क्योंकि वह अंग्रेजों की नीतियों को समझ गया था। लेकिन उनकी नीतियों को दूसरे राजा नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए वो एक दूसरे के खिलाफ थे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 2.5 हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट, इन विजयों पर भारतीयों ने कैसी प्रतिक्रिया दी। जैसे टीपू सुल्तान के ऊपर भारतीय जो सुल्तान था टीपू, उसके ऊपर अंग्रेजी जो हुकूमत थी उसका कब्जा हो गया था, उन्होंने उसके ऊपर अधिकार कर लिया था। तो ये जो लड़ाई हुई, ये जो संघर्ष हुआ, उसके ऊपर भारतीय राजकुमारों ने कैसी प्रतिक्रिया है वो दी, ये बात हम देख रहे हैं। तो देखिए, हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट यानी प्रतिक्रिया देना, टू दीज कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट यानी होता है विजय, इन विजयों पर, कॉन्क्वेस्ट यानी विजय, इन विजयों पर भारतीयों ने कैसी प्रतिक्रिया दी। थैंक गॉड, उन्होंने कहा भगवान का धन्यवाद, थैंक गॉड, देयर इज ए पीस इन द कंट्री नाउ, अब देश में शांति है। जैसे ही टीपू सुल्तान हारा, युद्ध समाप्त हुआ, देश सामान्य परिस्थिति में लौटा, तो लोगों की प्रतिक्रिया थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद है कि देयर इज ए पीस इन द कंट्री नाउ, देश में अब शांति है। ये भारतीय लोगों की इस विजय के ऊपर प्रतिक्रिया थी। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये विजय प्राप्त करी तो उसके ऊपर ये प्रतिक्रिया, नो मोर वॉर्स, अब और अधिक युद्ध नहीं होंगे, एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, और नहीं जो ठग लोग हैं जो लूटने का काम करते थे, जो उनके द्वारा लूटा जाएगा। इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिशर्स, ये भगवान है जिन्होंने ब्रिटिश व्यापारियों को भेजा है। इट इज गॉड हु सेंट ब्रिटिशर्स, इट इज गॉड, ये भगवान है, हु सेंट द ब्रिटिश, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमतों को भेजा है, एंड आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, और हमारा भाग्य अब उनके साथ जुड़ गया है। आवर डेस्टिनी यानी भाग्य, इज लिंक्ड यानी जुड़ गया है, विद देम, हमारा भाग्य अब उनके साथ जुड़ गया है, अर्थात हम अंग्रेजों के साथ, हमारी डेस्टिनी हो गई है, हम भाग्य हो गया हमारा कि उनके साथ हमको रहना पड़ेगा, उनके साथ हमारा भाग्य जुड़ गया है। द वाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन्ड, डिथ्रोन्ड यानी सिंहासन से उतारना, डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। द वाइट मैन यानी सफेद लोग या गोरे लोग जो हैं, he has killed यानी या तो उन्होंने मार दिया, और या डिथ्रोन्ड यानी सिंहासन से उतार दिया, आवर किंग्स यानी हमारे राजाओं को, यानी गोरे लोगों ने या तो हमारे राजाओं को सिंहासन से उतार दिया, या फिर देखिए थोड़ी लाइट चली गई थी। द वाइट मैन हैज किल्ड, द वाइट मैन हैज किल्ड, गोरे लोगों ने, हैज किल्ड या तो मार दिया, और डिथ्रोन्ड या सिंहासन से हटा दिया, अर्थात उनकी कुर्सी छीन ली, आवर किंग्स यानी हमारे राजाओं की। कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश लोगों ने या तो हमारे राजाओं को कत्ल कर दिया, मार दिया, युद्ध में हरा दिया, या साजिश का शिकार बना लिया, या डिथ्रोन्ड आवर किंग्स या उन्हें सिंहासन से हटा दिया, या तो वो मारे गए या उनसे सिंहासन छीन लिया और अपने राज्य में उनको मिलाते गए। Some kings were not good, कुछ राजा अच्छे नहीं थे। Some kings were not good, कुछ राजा अच्छे नहीं थे, कुछ राजा अच्छे नहीं थे, बट परंतु आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, लेकिन वे हमारी मातृभूमि के थे। वो बुरे ही सही, लेकिन बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, लेकिन वो इस भूमि के थे, वो स्वदेशी थे। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं वो अपने थे, बुरे ही सही लेकिन अपने थे। अपने घर के परिवार में यदि कोई बुरा सदस्य है तो भी हम उसको दूर नहीं करते, लेकिन किसी पराये को नहीं रखते। तो भारतीयों ने ऐसा किया कि माना कि कुछ राजा अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, लेकिन वे इस भूमि के थे, इस मिट्टी के थे।
now have become slaves of foreigners। और अब, now यानी अब, now have become slaves of foreigners, अब हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए हैं। क्या हो गए? now हम अब क्या हो गए? now we है, now NOW, now we have become slaves of foreigners, अब हम विदेशियों के गुलाम हो गए हैं, अंग्रेजों के गुलाम हो गए हैं। जैसे जैसे हमारे राजा हारते गए, उनको डिथ्रोन किया गया, उनको सिंहासन से हटाया गया, वो एक दूसरे की साजिश के शिकार होते गए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सत्ता में आती गई, उनकी पावर बढ़ती गई। इस प्रकार से भारत है वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ता गया। अब पॉइंट 3 की बात करते हैं, रिलीजियस ब्रिटिश रूल्स 1765 to 1836। भारत यानी ब्रिटिश रूल्स, अंग्रेजी शासन 1765 से 1836 के बीच में। तो उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के ऊपर लगभग उन्होंने शासन प्रारंभ कर दिया था। तो वहां क्या क्या स्थितियां पैदा हुई, लोग किस किस प्रकार से, देखना, रिलीजियस लीडर्स, धार्मिक नेता या धार्मिक गुरु, प्रेस्ट यानी भाषण देने उपदेश देने लगे, लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, यानी धार्मिक जो नेता थे या धार्मिक जो गुरु थे या धर्म गुरु जो थे, यानी धार्मिक गुरु ने क्या करना प्रारंभ कर दिया, छुआछूत और बाल विवाह से संबंधित उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। Anyone who crosses the sea loses his religion। anyone कोई भी, anyone who crosses the sea, कोई भी जो समुद्र को पार करेगा, अर्थात जब भी विदेश जाना होता है तो समुद्र को पार करके यूरोप जा सकते हैं, समुद्र को पार करके हम अमेरिका जा सकते हैं। anyone who crosses the sea loses his religious, जो कोई भी समुद्र को पार कर लेगा, क्रॉस कर लेगा, वह अपना धर्म खो देगा। अर्थात आम जनता के अंदर हमारे धर्म गुरुओं ने ये धारणा बैठा दी कि जो कोई भी यदि विदेश जाने के लिए समुद्र को पार करेगा तो वो धार्मिक, उसका धर्म है वो खत्म हो जाएगा, वो धर्म जिस धर्म से उससे रहेगा नहीं। And all the misery in the world is due to women's। all the misery, misery यानी दुख, यानी सभी दुखों की जड़ जो है इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, ड्यू टू वुमेन्स, वो महिला है। सभी दुखों की जड़ जो है वो महिला है। और महिलाओं को लेकर हमारे कई धर्म ग्रंथों में भी इस प्रकार की बातें लिखी जाती है। दुनिया की आधी आबादी के बारे में इस प्रकार से कहना, इस प्रकार की सोच रखना, मैं इसके बिल्कुल भी खिलाफ हूँ, कतई सही नहीं। All are equal to the Constitution of 1947। 1947 के बाद हम सब स्वतंत्र हैं और हमारे यहाँ सबको सम्मानता प्राप्त है। तब ये क्या कहा, ऑल द मिजरीज इन दी वर्ल्ड, इस दुनिया में दुख के जितने भी दुखों के कारण हैं, इस ड्यू टू द वुमेन्स, वो सारे महिलाओं के कारण है। इस लाइन का मीनिंग ये था। इसके बारे में एक रामचरित्र मानस में तुलसीदास ने भी लिखा है, ढोल शूद्र पशु गंवार नारी, ढोल शूद्र पशु गंवार नारी, ये सब हैं ताड़न के अधिकारी, जिसका भी कई महिला संगठनों ने भी कई बार में विरोध किया था जब उनको जानकारी मिली कि ऐसा लिखा गया है। तो फिर द ट्रूथ वाज दैट, सच्चाई ये थी, द ट्रूथ वाज दैट, सच्चाई ये थी कि इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट। द ट्रूथ वाज दैट, सच्चाई ये थी, इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, कि भारतीय जो लोग हैं उन्होंने अपना आत्मसम्मान खो दिया है। द ब्रिटिश स्कॉर्न देम, स्कॉर्न यानी होता है अपमान करना, ब्रिटिश लोग उन्हें अपमानित करते थे। क्या करते थे? अपमानित करते थे। द ब्रिटिश स्कॉर्न देम यानी उनको अपमानित करते थे। द नेटिव्स आर अनवर्दी, यानी देशवासी, नेटिव यानी जो इस भूमि से संबंधित थे, इस जिनका यहाँ के देशवासी थे, यहाँ के मूल निवासी थे। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ द ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ द ऑनेस्टी, हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो विश्वास करने लायक नहीं है, उनकी ईमानदारी है
वो विश्वास करने लायक नहीं है। ट्रू सच्चाई है, ट्रू सत्य है, योर ऑनर श्रीमान, बट आई एम ऑनेस्ट, सत्य यह है श्रीमान कि मैं ईमानदार हूँ, सत्य यह है कि श्रीमान मैं ईमानदार हूँ। ये बात इन्होंने इस लाइन के अंदर या इस चैप्टर के अंदर लिखी है। अब मैं आपके सामने 3.2 इस चैप्टर में जो हमने लिखा है, ये 3.4 तक की लाइन हमने लिख ली है। इसके बाद इसमें कुछ एक लाइन और बची हुई है, मैं इसकी कुछ मीनिंग्स हैं वो आपको लिखवा देता हूँ, जो आपको एज ए होमवर्क के रूप में भी करनी है। अब देखिए हम मीनिंग्स लिख रहे हैं। मार्टियर्स यानी होता है शहीद। अगली मीनिंग है पिक्टोरियल, पिक्टोरियल यानी होता है चित्रात्मक, यानी चित्रों से सहित। अगली मीनिंग यदि हम देखते हैं तो ग्लाइम्स, स्पीच ऑफ बबल्स, स्पीच ऑफ बबल्स, स्पीच ऑफ बबल्स, BUBBLES, स्पीच ऑफ बबल्स यानी हम जो कुछ बोलते हैं उसको एक ऐसे बबल के रूप में लिखना, यानी बुलबुलों में लिखे गए कथन। क्या कह सकते हैं? बुलबुलों में लिखे गए कथन। अगली मीनिंग की हम बात करते हैं ग्लाइम्स, GLIMPS, ग्लाइम्स यानी होता है झलकियां। झलकियां। और फिल विथ टीयर्स, फिल विथ टीयर्स, आंखों में आंसू भरना, आंखों में आंसू भरना। इसके बाद में हमने मार्टियर्स लिख ही लिया था। अगली ये सुपीरियर भी हो गया था। टेरिटरी क्षेत्र, TERRI TOR, टेरिटरी, टेरिटरी यानी होता है क्षेत्र, TERRI टेरिटरी यानी क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं टेरिटरीज को। एक्सटेंडिंग ये हो ही गया था। शॉर्ट साइंड यानी अड़प दृष्टा, ये हमने लिखा है। राइवलरीज, RIVA, राइवलरीज, प्रतिद्वंदी, राइवलरीज का मतलब होता है प्रतिद्वंदी। अगली मीनिंग राइवलरीज यानी प्रतिद्वंदिताएं, प्रतिद्वंदिताएं। राइवलरीज यानी होती है प्रतिद्वंदिताएं। सबड्यू यानी हराना, सबड्यू यानी हराना। और अगली मीनिंग है इसमें कांस्टेंट यानी निरंतर, ये तो हो गया था। सीइंग यानी दूरदृष्टा, सीइंग यानी दूरदृष्टि, दूरदृष्टि। डिथ्रोन यानी, डिथ्रोन यानी सिंहासन से उतारना, सिंहासन से उतारना। डिथ्रोन यानी सिंहासन से उतारना। फॉरेनर, FOREIGNER, फॉरेनर्स यानी विदेशी, फॉरेनर्स यानी विदेशी। प्रीच धर्मोपदेश, PREACH, प्रीच यानी धर्मोपदेश, यानी धर्म को लेकर के उपदेश। अनटचेबिलिटी,
UNTOUCHABILITY अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता या छुआछूत कह दो। अगली चीज आती है मिजरी यानी दुख, MISERY मिजरी, मिजरी यानी दुख या दुखों का कारण जो महिला को बताया गया था मिजरी। ड्यू टू यानी के कारण होता है। स्कॉर्न यानी अपमान, SCORNED स्कॉर्न यानी अपमान, स्कॉर्न यानी अपमान। इस तरह कुछ ये मीनिंग्स हैं जो आपको एज ए होमवर्क के रूप में भी करना होगा, HW के रूप में भी करना होगा। थैंक यू वेरी मच।